हेलो बच्चों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राहुल यादव मैथ पर। तो इबारती सवालों को हम समझ रहे थे और जो भी हम सवाल समझ रहे हैं बच्चों वो बिल्कुल बारीकी से मैं आपको समझा रहा हूँ। कहीं भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने दूंगा, एक एक स्टेप आपको बहुत ही अच्छे से समझाते हुए मैं चल रहा हूँ। तो शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास को। तो 12वां सवाल है तो उसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो 12वां सवाल, इसमें आयत के बारे में बच्चों बोला गया है। तो 12वां सवाल है, तो बोला गया है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। तो इसमें बोला गया है कि एक आयताकार मैदान की जो लंबाई है वो क्या है, वो उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 9 अधिक है। तो जो लंबाई है वो चौड़ाई का गुना होकर अधिक हो रही है। तो जो लंबाई है वो चौड़ाई की कुछ गुनी है या अधिक है, तो हम इसमें बच्चों चौड़ाई को मान लेंगे, क्योंकि जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 9 अधिक है। तो हम चौड़ाई यदि मान लेंगे तो लंबाई अपने आप हमें मिल जाएगी। तो इसमें हम चौड़ाई मान लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर। तो यहाँ पर जो हमें दी गई है भुजाएं वो मीटर में दी गई, जो मान दिए गए वो मीटर में दी है। तो जो चौड़ाई है वो हम x मीटर मान लेंगे तथा जो लंबाई है बराबर। तो जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी, तो जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई के 2 गुने से, तो चौड़ाई का 2 गुना करना है। तो चौड़ाई x है, इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे। तो जो लंबाई है बच्चों वो चौड़ाई के 2 गुने से, जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से, तो चौड़ाई में हमने 2 का गुणा कर दिया। गुना का मतलब होता है गुणा। तो जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 9 अधिक है। तो इसमें 2 का गुणा कर दिया और 9 प्लस में, तो क्या हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे x में तो 2x प्लस 9 मीटर, यह हो जाएगी इसकी लंबाई। तो चौड़ाई हमने x मान ली बच्चों, और जो लंबाई है तो लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 9 अधिक है, तो है लंबाई हो गई। अब इसमें बोला गया है कि यदि मैदान का जो क्षेत्रफल है वो 810 वर्ग मीटर है। मैदान का जो क्षेत्रफल है, इसमें जो आयताकार है वो मैदान है वो आयताकार है, तो उसका जो क्षेत्रफल दिया गया है, वो दिया गया है 810। तो यहाँ पर जो मैदान है वो आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमें जो आयत का क्षेत्रफल, आयताकार जो भी मैदान दिया गया है उसका क्षेत्रफल 810 दिया गया है, और आयत का क्षेत्रफल होता है बच्चों लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई इसकी क्या आ गई, 2x प्लस 9 और गुणा चौड़ाई क्या आ गई, x बराबर 810। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है आयत का, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमें दी गई है 2x प्लस 9 गुणा चौड़ाई क्या है x बराबर 810। अब इस x का हम बच्चों अंदर गुणा करेंगे। तो सबसे पहले x का गुणा 2x में करेंगे तो यह हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस x का गुणा 9 में करेंगे तो यह 9x हो जाएगा। तो क्या निकल कर आए, क्षेत्रफल 810 दिया गया, और जो क्षेत्रफल है वो किसका है, आयताकार मैदान। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई दी गई है 2x प्लस 9 गुणा चौड़ाई हमें x दी गई है। अब x का हम इसमें गुणा करेंगे, तो x का गुणा 2x में करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा, x का गुणा 9 में करेंगे तो 9x होगा। अब इस 810 को बच्चों पक्षांतर करके हम इस तरफ ले आएंगे, जो 810 है उसको हम पक्षांतर करके इस तरफ ले आएंगे तो यह माइनस का 810 हो जाएगा, बराबर में 0 बचेगा। तो क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 9x, इस 810 को इस तरफ ले आए वह माइनस का 810 हो गया। अब इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे, तो इस पीछे वाली संख्या का गुण आगे करेंगे। तो 810 का गुणा बच्चों हम 2 में करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 2 का गुणा 0 में करेंगे 0, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 1620 आ जाएगा। 2 का गुणा हम इसमें करेंगे 810 में, तो 2 का 0 में किया 0, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 1620। तो गुणा से हमें 1620 प्राप्त कर, यहाँ पर माइनस हो यहाँ पर 9,
तो घटाने से हमें 9 प्राप्त करें। तो हमें ऐसी दो संख्या सोचनी होंगी कि गुणा करने से 1620 प्राप्त हो और घटाने से बच्चों हमें 9 प्राप्त हो। तो अब हमें ऐसी दो संख्याएं निकालनी। तो यहाँ पर गुणा से तो काफी बड़ी संख्या प्राप्त करनी है। जब हमें पता ना चल रहा हो कि वो दो संख्याएं कौन सी हैं, तो हम यह देख लेते हैं कि गुणा करने से क्या प्राप्त करना है, फिर उसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, उसकी मदद से वो संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो गुणा करने से हमें संख्या प्राप्त करनी है बच्चों, वो करनी है 1620। यह जो संख्या वो हमें गुणा से प्राप्त करनी है। अब हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकालें, तो इसको हम 2 से काटेंगे तो 2 का भाग 16 में देंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 का भाग 1 में देंगे 2 एकम 2 और 0 आ जाएगा। क्या करेंगे हम 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 0। अब 2 का भाग हम 8 में देंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा। 2 का भाग 8 में देगा तो 2 चौके 8, फिर 2 का भाग 1 में जाएगा नहीं तो भाग नष्टम बिंदी आ जाएगा। तो 2 का भाग 10 में देंगे तो 2 पंचे 10, 810 में देंगे तो 405 आ जाएगा। 2 चौके 8, फिर 1 में जाएगा नहीं तो 0, 2 पंचे 10। अब इसमें 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर 1 शेष बचा 10 हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 पंचे 15। अब 3 से फिर काटेंगे तो 3 चौके 12, 1 शेष बचेगा 3 पंचे 15। 3 से फिर काटेंगे 15 3 45, 3 से फिर काटेंगे 3 पंचे 15, फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5। तो 2 से कटा, फिर 2 से यहाँ पर, फिर 3 से और आखिर में 5 बार। तो ये तो हो गया 1620 के अभाज्य गुणनखंड। अब हमें यहीं पर आपस में संख्याओं को कनेक्ट करके वो दो संख्या निकालते। तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे बच्चों 5 का 3 में, तो 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 45। तो इन तीनों संख्याओं का हमने गुणा किया, 5 × 3 = 15, 3 = 45। तो एक संख्या निकलकर 45 आ गई। दूसरी बाकी जो संख्या बची उनका गुणा करेंगे। पहले क्या किया, 5 × 3 = 15, 3 = 45। अब बाकी जो संख्या बची उनका गुणा करेंगे, तो 3 × 9 × 2 = 18, 2 = 36। तो वो आप समझ गए किस तरह से जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो उतनी ज़्यादा ही आपको इसके बारे में पता चलेगी। तो 5 × 3 = 15, 3 = 45। तो एक संख्या 45 आ गई। 3 × 9 × 2 = 18, 2 = 36। तो 45 में से हम 36 घटाएंगे तो क्या आएगा बच्चों, 9 आएगा। और गुणा करेंगे तो 1620 ही आएगा। तो हम इसको हटा दें। तो वो दो संख्या हमें प्राप्त हुई 45 और 36। तो वो दो संख्या हमें प्राप्त हुई 45 और 36। आगे हल करेंगे तो यह हो जाएगा 2x² प्लस 9 की जगह हम लिख देंगे 45 - 36, क्योंकि जो 9 हमें है वो घटाने से प्राप्त करना है। जो 9 है वो हमें घटाने से प्राप्त करना है। तो हम क्या लिख देंगे, 2x² प्लस 9 की जगह हम क्या लिख देंगे, 45 - 36, क्योंकि 9 हमें घटाने से प्राप्त हुआ है। फिर यहाँ पर लिखा गया है माइनस का 810 बराबर 0। अब यहाँ पर है 2x² प्लस, अब x का गुणा करेंगे इन दोनों, तो x का गुणा 45 में करेंगे तो है 45x हो जाएगा, माइनस x का गुणा 36 में करेंगे तो माइनस का 36x माइनस का 810 बराबर 0। क्या किया बच्चों, 2x² x का गुणा किया 45x माइनस 36x माइनस 810। अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो सिर्फ x है, तो क्या बचेगा अंदर 2x प्लस 45। यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हम कॉमन लेंगे बच्चों माइनस का 18। तो अंदर क्या बचेगा, दोनों प्लस में हो जाएंगे, 18 × 2 = 36 और है 18 × 4 = 72, 18 × 5 = 90, 45 बराबर 0। तो इसमें x कॉमन लिया तो अंदर आया 2x प्लस 45, यहाँ पर माइनस का 18 तो अंदर 2x प्लस 45। अब यह दोनों जगह है तो 2x प्लस 45 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 18 बराबर 0। तो क्या किया हमने, यहाँ पर x कॉमन लिया, 2x 45, यहाँ पर माइनस 18। अब एक कोष्टक में 2x प्लस 45 आ गया, एक में x माइनस 18 बराबर 0। अब हमें यहाँ से x का मान निकालना है, तो बच्चों यहाँ से तो कोई मान निकलेगा नहीं, क्योंकि प्लस है, तो जब हम हल करके मान निकालेंगे तो माइनस में है, तो इससे कोई उत्तर प्राप्त नहीं होगा। तो इससे हम x का मान निकालेंगे।
हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो हम लिखेंगे कि जब x माइनस 18 बराबर 0 तो x का जो मान है वो 18 हो जाए, तो x का मान 18 हो। अब इसमें आगे बोला गया था कि हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी, तो चौड़ाई तो हमने x मान ली, तो जो चौड़ाई बराबर x है, तो x का मान तो 18 है, तो जो चौड़ाई है वो 18 मीटर आ जाए। अब हमें लंबाई निकालनी है, तो चौड़ाई 18 मीटर हो गई और जो लंबाई है वो क्या हो जाए, तो लंबाई बराबर दी गई है 2x प्लस 9, x का मान 18 आया तो चौड़ाई को ही हमने x माना था, तो जो चौड़ाई है वो 18 मीटर हो जाएगी। अब लंबाई तो इसमें मान रख देंगे, तो 2 गुणा x का मान 18 प्लस 9, तो बराबर क्या होगा 18 दूनी 36, तो 18 दूनी 36 प्लस 9, 36 में 9 जोड़ेंगे तो यह 45 हो जाए, तो 45 मीटर। तो जो चौड़ाई है वो 18 मीटर हो जाएगी और जो लंबाई है वो 45 मीटर हो जाएगी। तो लंबाई 18 और जो लंबाई है वो 45 और चौड़ाई 18 मीटर। तो अब इसको हम हटाते हैं और 13वां सवाल समझते हैं। अब हम इसको 13वां सवाल समझ, अब 13वां सवाल हमें समझना है। तो ठीक है बच्चों, 13वें सवाल को समझते हैं। तो सबसे पहले 13वें सवाल को पढ़ते हैं। तो 13वां सवाल दिया गया है बच्चों कि उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। ऐसा ही एक सवाल हमने लगाया था पिछली क्लास में, जब 4 शुरू की थी, तो वहां पर एक सवाल था कि क्रमागत सम संख्याएं। तो जब क्रमागत सम संख्या की बात हो तो भी बच्चों को सवाल उसी तरीके से लगेगा, हम संख्या मानेंगे, और चाहे क्रमागत विषम संख्याएं तो भी हम उनको उसी तरीके से मानेंगे। तो इसमें बोला गया है उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम मानेंगे माना पहला पूर्णांक, पहला विषम पूर्णांक, तो उसको क्या मान लेंगे बच्चों हम x, तथा दूसरा विषम पूर्णांक अब विषम में भी बच्चों क्या होती है, जो संख्याएं हैं वो उनमें दो दो का अंतर चलता है। जैसे विषम संख्या 5 है और जब भी इसमें सवाल पूछे जाते हैं तो क्रमागत हमें लगाकर दिया जाता है। तो दो क्रमागत धन विषम पूर्णांक क्रमागत, जैसे 5 है, इसके तुरंत बाद वाली विषम संख्या क्या होगी, तो 5 के बाद वाली 7 होगी, 7 के बाद वाली 9 के बाद 11, तो दो दो हम जोड़ते चले जाते हैं जब विषम संख्याओं की बात हो। और क्रमागत, जैसे 5 के तुरंत बाद की हमें क्रमागत विषम संख्या निकालनी, तो 5 में 2 जोड़ना होगा, तो 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर पहला जो विषम पूर्णांक है उसको x माना, तो दूसरा विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा, x में हम 2 जोड़ देंगे तो यह दूसरा विषम पूर्णांक हो जाएगा। यदि इसमें सम की बात की होती तो भी हम इसी तरीके से मानते, क्योंकि उसमें भी दो दो का अंतर चलता है। तो सम पूर्णांक में भी पहला x मानते, दूसरा x प्लस 2। तो यह तो हो गए बच्चों विषम पूर्णांक, तो पहला x दूसरा x प्लस 2। अब आगे क्या बोला गया, तो आगे बोला गया है कि उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो इनके वर्गों का योग दिया गया है, वर्गों का योग जो हमें दिया गया है वो 290 दिया गया है। विषम पूर्णांक तो हमने मान लिया एक x प्लस 2, फिर बोला गया कि उनके जिनके वर्गों का योग 290 है, वर्गों का योग 290। तो इसका मतलब है जो भी हमें दो पूर्णांक ज्ञात है उनका हमें वर्ग करना होगा। तो x है तो यहाँ पर हम x का वर्ग कर देंगे, प्लस दूसरा x प्लस 2 है तो x प्लस 2 का वर्ग कर देंगे और बराबर में 290। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। पहला विषम पूर्णांक x, दूसरा x प्लस 2। अब वर्गों का योग 290 दिया गया, तो जो दो विषम पूर्णांक है उनका वर्ग करें। तो पहला x है तो x का वर्ग, फिर x प्लस 2 का वर्ग। अब हल करेंगे तो x का वर्ग हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मूले का प्रयोग होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर।
तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर तो है हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणा x गुणा 2 क्या हो गया, या तो एक्स स्क्वायर है तो इसका एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसमें फॉर्मूले का प्रयोग हो गया एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा एक्स गुणा 2, और इस 290 को बच्चों हम इस तरफ ले आएंगे तो है माइनस का 290 आ जाएगा बराबर में 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा एक्स गुणा 2, और इस 290 को इस तरफ ले आए तो यह प्लस का था तो अब यह माइनस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यह एक्स स्क्वायर है बच्चों और यह भी एक्स स्क्वायर है, वर्ग होगा तो यह भी एक्स स्क्वायर है और यह भी एक्स स्क्वायर है, तो यह हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि यह भी अकेला है यह भी अकेला, एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर दोनों जुड़ेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 2 का वर्ग है वो 4 हो जाएगा और 2 दूनी यहाँ पर भी 4x हो जाएगा और माइनस का 290 बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 आया, 2 दूनी 4x माइनस 200। अब हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस इस 4x को लिख देंगे, फिर प्लस इस 4 को लिख देंगे, फिर माइनस 290 बराबर 0, तो क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2, जो 2 दूनी 4x आया, तो सबसे पहले हमने 2x स्क्वायर को लिख दिया, फिर इस 4x को लिख दिया, फिर प्लस 4 माइनस 200। अब आगे लिखेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4x, अब 4 में से 290 घटाएंगे तो 4 में से 290 घट रहे तो माइनस का हो जाएगा, तो 290 और 4 का अंतर, तो जो भी आएगा वो माइनस में आएगा, माइनस का 286। जब छोटी में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो माइनस में आएगा, लेकिन घटेगा तो 290 में से 4 है तो 286 आ जाएगा। अब इसमें हम चाहें तो 2 कॉमन ले लें बच्चों, क्योंकि 2 से कट रहा है, सभी संख्याएं 2 से कट रही, 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहाँ पर 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा 2 कॉमन लिखा तो 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4 तो 2x आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 3 6, तो 2 यहाँ पर कॉमन ले लिया तो 2 को 2 का अंदर भाग कर दिया। अब हम इसका गुणनखंड करना, फिर हम x का मान निकालेंगे, तो क्या होगा, यह हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0, और यह जो 2 है वो गुणा में है, इस तरफ जाएगा तो 0 के बटे में हो जाएगा, तो 0/2 हो जाएगा। अब 2 का भाग 0 में देंगे तो यह 0 ही आएगा, तो यहाँ से हमारा यह द्विघात समीकरण निकल कर आ गया। अब इसको गुणनखंड विधि से हल करना है तो देखते हैं, तो यहाँ पर आगे 1 है तो 143 का गुणा हम 1 में करेंगे तो क्या आएगा, गुणा से 143 ही आएगा, तो हमें गुणा से 143 प्राप्त करना है, यहाँ पर माइनस से और 2 तो घटाने से 2 प्राप्त, तो ऐसी दो संख्याएं कि गुणा करने से 143 आता हो, घटाने से 2, तो ऐसी दो संख्या हमें सोचनी है बच्चों। तो वो दो संख्या क्या होगी, तो वो दो संख्या होंगी बच्चों 13 और 11, क्योंकि 13 और 11 का गुणा करेंगे तो 13 एकम 13 की 3, एक हाथ से लगी तो 13 एकम 13 और 1 14, तो 143 आ गया, 13 में से 11 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो वो दो संख्या बच्चों निकल कर क्या आ जाएंगी, 13 और 11, क्योंकि 13 और 11 का हम गुणा करेंगे तो 143 आएगा, 13 में से 11 घटाएंगे तो 2। अब हल करेंगे इसको तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 की जगह हम लिख देंगे 13 माइनस 11, आगे हो जाएगा एक्स माइनस 143 और बराबर में 0, तो एक्स स्क्वायर 2 की जगह 13 माइनस 11, एक्स माइनस 143 बराबर 0, आगे हल करेंगे तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा कर देंगे तो 13x माइनस का 11x माइनस का 143 बराबर 0, इसमें कॉमन लेंगे इन दोनों में, फिर इन दोनों, तो यहाँ पर x कॉमन है, अंदर बचेगा x प्लस 13, अब यहाँ पर क्या कॉमन है, तो यहाँ पर बच्चों माइनस है और 11, माइनस का 11 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 13 बराबर 0, तो यहाँ पर x कॉमन था, x प्लस 13 बचा, यहाँ पर माइनस का 11 कॉमन था तो अंदर x प्लस 13 बचा। अब x प्लस 13 दोनों जगह, तो x प्लस 13 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x माइनस 11 बराबर 0, क्या होगा x प्लस 13 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x माइनस 11।
अब इससे तो बच्चों मान निकलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमारा उत्तर आता है वो प्लस में आता है, किसी भी मान को हम माइनस में नहीं लेते हैं, प्लस वाला जो उत्तर है वो मान होता है। तो इससे तो उत्तर माइनस में आएगा, तो इससे उत्तर हमें प्राप्त हो जाए। तो लिखेंगे हम कि जब x माइनस 11 बराबर 0, तो जो x का मान निकल कर आ जाएगा वो 11 आ जाएगा। यहाँ से जो x बराबर आ गया 11, तो अब हमें अपने वो दो पूर्णांक ज्ञात करने कि वो पूर्णांक क्या हो। तो x का मान 11 आ गया, तो जो पहला पूर्णांक है बच्चों वो क्या हो जाएगा, पहला पूर्णांक तो जो पहला पूर्णांक है वो हो जाएगा x। तो x का मान क्या है 11, तो पहला पूर्णांक तो 11 हो जाएगा, पहला पूर्णांक 11। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक, दोनों विषम है, तो दूसरा पूर्णांक है x प्लस 2, x का मान क्या है 11, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। तो हमारे दो उत्तर निकल कर आ गए। पहला जो पूर्णांक है 11 यह भी विषम है, दूसरा 13 यह भी विषम है, क्योंकि बोला गया कि दो क्रमांक विषम पूर्णांक है, तो दोनों ही विषम है 11 और 13। अब यह अच्छे से समझ में आ गया। अब अगले सवाल को समझेंगे। 13वां सवाल हो गया। अब 14वां सवाल, अब 14वां सवाल समझो। तो 14वां सवाल है बच्चों, इसमें बोला गया है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। तो इसमें एक बात बोली गई है कि एक आम की बगिया बनाना संभव है या नहीं। तो क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से दोगुनी है। तो जहां पर लंबाई और चौड़ाई की बात होती है बच्चों, तो लंबाई चौड़ाई आयत में होती है, जो आयत है उसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है। तो क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। तो इसमें बोला गया है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई की दोगुनी है, तो इसमें बच्चों हम चौड़ाई मान लेंगे, क्योंकि बोला गया है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई की दोगुनी है। यदि हम लंबाई को मान लेंगे तो चौड़ाई अपने आप हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि माना चौड़ाई बराबर माना चौड़ाई बराबर, तो चौड़ाई को हम x मान लेंगे। तो जो भी हमें इसमें मान दिए गए हैं वो मीटर में दिए गए हैं, तो चौड़ाई है वो x मीटर हो जाएगी, तथा जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी, तथा लंबाई। तो इसमें बोला गया है बच्चों कि जिसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से दोगुनी है, जो लंबाई है वो चौड़ाई की दोगुनी है, तो इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे, x में हम 2 का गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x मीटर। तो इसकी जो लंबाई है वो 2x मीटर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो लंबाई है वो चौड़ाई की दोगुनी है, तो x में हम 2 का गुणा कर देंगे तो है 2x मीटर हो जाएगा। तो चौड़ाई हमने x मान ली, वो जो लंबाई है वो चौड़ाई की दोगुनी है, तो लंबाई जब निकालेंगे तो चौड़ाई में 2 का गुणा करेंगे तो x गुणा तो 2x मीटर हो जाएगा। अब इसमें बोला गया है कि उसका जो क्षेत्रफल है वो 800 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल जो बराबर इसमें दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर। तो 800 मीटर स्क्वायर। अब जो क्षेत्रफल है बच्चों, जो भी इसमें यह तो बोला नहीं गया है कि वो आयताकार है जो बगिया, तो सिर्फ यह बोला है कि बगिया है उसकी चौड़ाई और लंबाई की बात की गई। तो लंबाई और चौड़ाई बच्चों किस में होती है, तो लंबाई और चौड़ाई आयत में होती है। तो यह क्षेत्रफल दिया गया है तो हम क्या मानकर चलेंगे कि यह क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई है इसकी 2x और चौड़ाई है इसकी x, तो बराबर हो जाएगा 800, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई 2x और चौड़ाई x। अब क्या हो जाएगी 2x स्क्वायर हो जाएगी, x का x में गुणा होगा तो 2x स्क्वायर बराबर 800। तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर बराबर, यह जो 2 है वो गुणा में है, इस तरफ जाएगा तो 800/2 हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो x स्क्वायर बराबर 2 चौके 8, तो 400 हो जाएगा। अब यहाँ से हम x बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा रूट का 400, जो x बराबर निकल कर आ जाएगा वो 20, तो 20
लेकिन यहाँ से जो मान आता है वो प्लस में भी आता है माइनस में भी। लेकिन यहाँ पर ऐसे सवालों में हम सिर्फ प्लस का जो मान प्लस में होता है वही मान होता है, तो माइनस वाला हम नहीं लिखेंगे। जबकि यहाँ पर प्लस का भी 20 होगा माइनस का भी, लेकिन सिर्फ हमें प्लस का मान लेना। तो यहाँ से x बराबर 20 आ गया। अब इसमें बोला गया है उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, तो इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई तो हमने x मान ली, x का मान क्या आ गया 20, तो 20 मीटर हो जाएगी। और लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हमने 2x मानी, तो x का मान 20 है तो 20 दूनी 40 मीटर हो जाएगी। तो जो चौड़ाई है बच्चों वो 20 मीटर हो जाएगी, जो लंबाई है वो 40 मीटर हो जाएगी, क्योंकि जो लंबाई है वो चौड़ाई की 2 गुनी। तो इस तरह से बच्चों बहुत ही आसान सा सवाल था, सिर्फ क्षेत्रफल के फॉर्मूले का प्रयोग करना था। यहाँ पर गुणनखंड भी नहीं हो रहा, सीधा मान आ गया। तो इस 14वें सवाल को हम हटा देते हैं। अब 15वां सवाल। तो 15वां सवाल यहाँ पर हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हमें एक स्थिति दी गई है, बाद में हम पूरा हल करेंगे और फिर इसमें हमें ज्ञात होता है कि वो स्थिति बन ही नहीं रही है और इसमें ना कोई उत्तर आता है, सिर्फ यह दिया होता है कि स्थिति नहीं बन रही। तो सवाल मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। तो इसमें बोल रहा है 15वां कि निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसमें है 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो क्या यह स्थिति संभव है। तो इसमें बच्चों जो स्थिति है वो संभव नहीं, तो इसलिए हम इस सवाल को यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे। 4E वाला सवाल है 15। तो इसमें जो स्थिति है वो नहीं बन रही, तो इसलिए हम इस सवाल को हल भी नहीं करेंगे। यह हल हो रहा होता है यदि, तो हम उसको हल कर देते। तो इसे दिया है कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 है और बाद में दिया गया है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48। तो इसमें स्थिति बनती ही नहीं, तो इसको हम हल नहीं करेंगे। अब हम 16वें सवाल को हल करेंगे। तो 16वां सवाल क्या है, तो इसमें बोला गया है कि क्या परमाप 80 मीटर, हमें परमाप दिया गया है 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। हमसे एक बात की गई है कि क्या परमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। वह बोले हैं क्या एक पार्क को बनाना संभव है। तो जिस पार्क की बात की गई है उसका परमाप दिया गया है और उसका क्षेत्रफल। यदि इसमें बोला गया है कि पार्क को बनाना संभव है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें परमाप दिया गया है और क्षेत्रफल दिया गया है और बाद में पूछा गया है उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसकी लंबाई को हम अलग मानेंगे और चौड़ाई को अलग मानेंगे, क्योंकि वो लंबाई और चौड़ाई में कुछ गुने वाली बात नहीं की गई, सिर्फ परमाप और क्षेत्रफल दिया गया। तो हम इसमें लिख लेंगे माना लंबाई बराबर x मान लेंगे, माना जो लंबाई है उसको हम x मान लेंगे तथा जो चौड़ाई है उसको हम y मान लेंगे तथा चौड़ाई है उसको हम y मान लेंगे। और जो भी इसमें हमें मान दिए गए वो मीटर में, तो लंबाई x मीटर हो जाएगी और जो चौड़ाई है वो y मीटर। तो है हमने मान तो हमने क्या मान लिया, लंबाई को x मीटर मान लिया और चौड़ाई को y मीटर, क्योंकि उसमें गुने वाली कोई बात नहीं थी, सिर्फ परमाप दिया गया है और क्षेत्रफल। तो हमने लंबाई और चौड़ाई मान ली। अब इसमें लंबाई और चौड़ाई की बात हो रही है, लेकिन यह नहीं दिया गया है कि जो पार्क बन रहा है कि वो आयताकार है कि वर्गाकार। लेकिन हमें लंबाई और चौड़ाई से समझ में आ रहा है कि आयत की बात की जा रही है। बाद में यदि मान एक से आते हैं, एक जैसे आते हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर हमें यह प्रतीत हो रहा है कि लंबाई और चौड़ाई की बात की जा रही है। तो लंबाई और चौड़ाई बच्चों किस में होती है, आयताकार हिस्सा में होती है। तो हम यहाँ पर जो भी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे वो आयताकार हो। तो इसमें दिया गया है परमाप 80, तो आयत वाले फॉर्मूले का प्रयोग करें। तो इसमें दिया गया है परमाप बराबर 80 दिया गया है। तो इसमें जो परमाप है वो हमें 80 मीटर दिया है, तो परमाप बराबर 80। अब बच्चों आयत का जो परमाप है उसका फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, बराबर 80। तो इसमें परमाप दिया गया है बच्चों, और जो आयत का परमाप होता है वो होता है 2 गुणा कोष्टक के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80।
अब यहाँ पर है तो गुणा में है, तो 2 से इस 80 को काट देंगे, क्योंकि यह जो 2 है उसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो बटे में आ जाएगा नीचे। अभी हम ऐसा ही लिख देते। अब 2, यह लंबाई कितनी है, तो लंबाई x है और चौड़ाई कितनी है, y है, बराबर 2 का भाग हम 80 में देंगे तो 80/2 हो जाएगा, क्योंकि यह 2 यहाँ पर गुणा में है तो यह इस तरफ जाएगा तो यह बटे में आ जाएगा, तो 2 से इसको काट देंगे तो यह 40 बार कट जाएगा, तो x + y बराबर क्या आ जाएगा, 40। यहाँ से हम x का मान निकाल देंगे तो यह हो जाएगा 40 - y, यहाँ से यह हो जाएगा 40 - y, 40 - y, क्योंकि परमाप हमें 80 दिया गया है, तो परमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 का भाग 80 में देंगे तो 40 बार जाएगा, लंबाई x चौड़ाई y, तो इससे हमने बच्चों एक मान निकाल, ठीक है, x बराबर 40 - y, तो इस मान को हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो 40 - y, x का मान आ गया। अब हम इसको यहाँ पर हटा देते हैं, क्योंकि अब जो दूसरी कंडीशन है उससे सवाल हल होना है। अब इसमें दिया गया है बच्चों, जो क्षेत्रफल है वो 400 दिया गया है, जो हमें क्षेत्रफल दिया गया है वो कितना दिया गया है, 400 दिया गया है। अब क्षेत्रफल, तो बच्चों क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई है x गुणा चौड़ाई है y, तो बराबर क्या हो जाए 400। यह तो x का मान निकाल दिया हमने परमाप जो दिया था उसकी मदद से। अब क्षेत्रफल इसमें 400 दिया गया है, क्षेत्रफल इसमें 400 दिया गया है, तो क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो x गुणा y। अब x की जगह पर हम इसका मान रख देंगे, तो x का मान हमने यह निकाला, तो x का मान है 40 - y, यहाँ पर लिख देंगे गुणा y बराबर 400। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने x का मान निकाल दिया, x बराबर 40 - y जो निकाला था तो रख दिया गुणा y। अब y का गुणा इसमें करेंगे, y का गुणा 40 में करेंगे तो 40y हो जाएगा, y का गुणा y में तो -y² बराबर 400। अब यहाँ पर बच्चों जो y² है इसके साथ माइनस लगा गया, माइनस लगा हुआ है, और हम जब भी द्विघात समीकरण हल करते हैं तो इसमें जो y² या x² ऐसे जो होते हैं उसके साथ हम माइनस नहीं रखते हैं, उसको हम कोशिश करते हैं कि वो प्लस में आए, नहीं तो सॉल्व करना आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ से हम इन दोनों पदों को इस तरफ ले जाएं, इन दोनों पदों को इस तरफ ले जाएंगे तो जो सभी पद हैं वो एक ही तरफ हो जाएं। 400 तो यहाँ पहले से, इन दोनों को भी इस तरफ ले जाएंगे तो तीनों मान एक ही तरफ होंगे, और दूसरी तरफ क्या बचेगा 0, तो इन दोनों को हम इस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, इस तरफ है 400 है, 40y इस तरफ जाएगा तो माइनस का 40y हो जाएगा, y² इस तरफ जाएगा तो प्लस का y² हो जाएगा, बराबर में 0। हमने क्या किया, 40y और -y² को भी पक्षांतर करके इसी तरफ ले गए, तो यहाँ पर 400 पहले से था, 40y गया तो माइनस का हो गया, यह गया तो प्लस का हो गया, तो तीनों मान एक ही तरफ आ गए, तो दूसरी तरफ क्या बचेगा 0। अब इसको हम सही रूप में लिख लेते हैं, तो यह हो जाएगा y² फिर लिखेंगे माइनस का 40y और फिर प्लस का 400 बराबर 0। तो अब यह हमारा सही तरीके से द्विघात समीकरण निकल कर आ गया, y² - 40y प्लस 400 बराबर 0। अब इसको हमें हल करना है, तो यह क्या है, तो यह है y² - 40y, y² - 40y प्लस 400 बराबर 0, तो y² - 40y प्लस 400 बराबर 0। तो हम इसको हल करेंगे, तो इसमें हमें गुणा से 400 प्राप्त करना है, क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है, तो एक मान लेंगे, 400 को गुणा एक में करेंगे तो 400 एकम 400, तो यहाँ पर प्लस है और 40, तो गुणा करने से 400 जोड़ने से 40, तो गुणा करने से 400 और जोड़ने से 40, तो ऐसी दो संख्या क्या हों, तो ऐसी दो संख्या हैं बच्चों 20 और 20, क्योंकि 20 और 20 का गुणा करेंगे तो 400 आएगा, और 20 और 20 को जोड़ेंगे तो 40, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20 + 20 फिर y प्लस 400 बराबर 0। क्या होगा, y² - 20 + 20 y प्लस 400 बराबर 0। अब क्या होगा, y² इस माइनस का गुणा अंदर कर देंगे तो है माइनस का 20y हो जाएगा, यह माइनस का 20y हो जाएगा प्लस 400 बराबर 0, y² - 20y - 20y प्लस 400 बराबर 0। अब यहाँ पर कॉमन लेंगे, फिर यहाँ पर क्या कॉमन हो जाएगा, y अंदर बचेगा y - 20,
यहाँ पर माइनस का 20 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा y माइनस 20 बराबर 0। तो y माइनस 20 कॉमन हो जाएगा, तो y माइनस 20, तो दूसरे कोष्टक में भी y माइनस 20। तो यहाँ से y से दोनों से ही मान एक जैसा निकल कर आए, क्योंकि यहाँ पर भी y माइनस 20 है और यहाँ पर भी y माइनस 20 है, तो इससे जो मान निकल कर आएगा वो प्लस में आएगा, दोनों से ही एक जैसा। तो एक हम निकाल लेते हैं। तो जब y माइनस 20 बराबर 0 होगा तो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 20। तो यहाँ से y का मान निकल कर आ गया। अब हमें x का मान निकालना है, तो y का मान तो 20 आ गया, इसको फिर से हटा देते हैं। अब हम निकालेंगे x का मान, तो यह दिया गया है x बराबर 40 माइनस वाई। तो इसमें हम x बराबर y का मान निकाल दें, तो इसमें y बराबर 20 रख दें, 20 रखने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा 40 माइनस वाई, वाई का मान 20 है तो x बराबर 20। तो x का मान भी 20 आ गया बच्चों, y का मान भी 20। तो जो लंबाई है वो भी 20 हो जाएगी और जो चौड़ाई है वो भी 20 हो जाएगी। तो लंबाई 20 मीटर हो जाएगी और चौड़ाई भी 20 मीटर हो जाएगी। तो लंबाई भी 20 मीटर और चौड़ाई भी 20 मीटर। तो इसमें जो बोला गया था कि एक पार्क को बनाना संभव है, तो बिल्कुल संभव है, एक्स का मान भी आ गया होगा, लेकिन जो पार्क होगा वो बच्चों वर्गाकार होगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई बराबर है। तो जहाँ पर लंबाई चौड़ाई बराबर होती है तो उस हिस्से को हम वर्ग मानते हैं, जहाँ पर लंबाई भी उतनी हो और चौड़ाई भी उतनी, तो यह लंबाई चौड़ाई आ गई। अब 17वें सवाल को और हल कर लेते हैं, इसके बाद क्लास को खत्म करें। तो 17वां सवाल, तो इसमें दिया गया है बच्चों कि दो क्रमांक संख्याएं, क्रमांक, तो मैंने एक सवाल ऐसा हल करवाया था कि जब क्रमांक संख्या की बात हो, जैसे क्रमांक 4, 5, 6, 7, 8, यह सभी क्रमांक संख्या जो क्रम से आए, 4 के बाद क्या आता है, 4 के क्रमांक संख्या को क्या होगी 5, क्रमांक का मतलब 4 के तुरंत बाद 5, 5 के तुरंत बाद 6, तो यह होती है। तो इसमें एक एक का अंतर चलता है, तो क्रमांक संख्या मानेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम माना पहली संख्या, पहली संख्या, तो पहली संख्या इसको बच्चों हम x मान लेंगे। फिर यहाँ पर मानेंगे दूसरी संख्या तथा दूसरी संख्या तथा दूसरी संख्या। तो क्रमांक संख्याएं बच्चों एक एक जोड़ने पर हमें प्राप्त हो जाती हैं, जैसे 5 के तुरंत बाद वाली क्रमांक 6, 6 के बाद 7, तो एक एक जोड़ दी, तो पहली x आ गई तो दूसरी x प्लस 1 हो जाएगी, वह तो दोनों संख्या। अब इसमें क्या बोला गया, अब बोला गया कि दो क्रमांक संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 265 है। अब इन दोनों संख्याओं का वर्ग करना है, फिर उनको जोड़ना है। तो x से इसका वर्ग करेंगे तो x का वर्ग हो जाएगा, x प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो x प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा। यह वर्ग हमें दिया गया है 265। क्या दिया गया है कि दो क्रमांक संख्या है, तो उनको हमने मान लिया, पहली संख्या x होगी और दूसरी संख्या x प्लस 1। अब उनके जो वर्गों का योगफल है वो 265 दिया गया। तो पहली जो संख्या है वो x, तो x का वर्ग फिर x प्लस 1 का वर्ग बराबर 265। अब इसको हल करेंगे तो x का वर्ग हो जाएगा x स्क्वायर, इसमें फॉर्मूले का प्रयोग हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर यह हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणा x गुणा 1, और 265 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 265। क्या किया हम एक्स स्क्वायर, इसका वर्ग एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा एक्स गुणा 1। अब यह भी एक्स स्क्वायर है, यह भी एक्स स्क्वायर है, तो यह मिलकर 2x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे x में 2x 1 में, तो यह 2x माइनस का 265 बराबर 0। अब क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 2x स्क्वायर, फिर लिखेंगे इसको 2x, फिर लिखेंगे प्लस 1, फिर माइनस का 265 बराबर 0। क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों, इसमें फॉर्मूले का प्रयोग किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा एक्स गुणा 1, और 265 को हम इस तरफ ले आए तो माइनस का हो गया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, 1 का वर्ग 1, यहाँ पर है 2x माइनस 265, फिर हमने क्रम से लिख दिया 2x स्क्वायर फिर 2x प्लस 1 माइनस 265। अब हल करेंगे तो यह हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x
तो एक में से 265 घट गया तो माइनस का 264 आ जाएगा बराबर 0। 2x² प्लस 2x, एक में से इसको घटाएंगे तो माइनस का 264 आ जाएगा। अब बच्चों इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन है तो 2 का सभी में भाग देंगे तो 2 एकम 2 यहाँ पर x² आएगा, 2 एकम 2 x आएगा माइनस 2 एकम 2, 2 3 6 2 दूनी 4 बराबर 0। तो 2 का भाग दिया 2 एकम 2, 2 एकम 2 इसमें दिया तो 2 एकम 2, 2 3 6 2 दूनी 4, तो यह निकल कर आ गया। अब हम इसको हल करेंगे। अब यह 2 यहाँ पर गुणा में इस तरफ यह जाएगा तो 0 के नीचे आ जाएगा तो 0 ही है, तो क्या आएगा x² प्लस x माइनस 132 बराबर 0। अब इसको हमें गुणनखंड करना है, तो अब हमें क्या करना है, 132 का गुणा आगे करेंगे तो गुणा से आएगा 132, और यहाँ पर है माइनस, और यहाँ पर सिर्फ x लिखा गया है, जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है अंक तो वहाँ पर हम 1 मान लें, तो घटाने से हम 1 प्राप्त करना है। तो हमें ऐसी 2 संख्याएं सोचनी है बच्चों कि गुणा करने से 132 और घटाने से 1 प्राप्त हो। तो ऐसी 2 संख्या हो सकती हैं 12 और 11। 12 और 11 को गुणा करेंगे तो 12 एकम 12 हासिल 1 लग जाएगी, 12 एकम 12 हासिल 1 लगी, 12 एकम 12 1 13 132, 12 में से 11 घटाएंगे 1, तो वो 2 संख्याएं मिली 12 और 11। हल करेंगे तो यह हो जाएगा x² प्लस x है, यहाँ पर 1x है तो 1 की जगह लिख देंगे हम 12 माइनस 11, क्योंकि 12 में से 11 जाएगा 1 बचेगा, x माइनस 132 बराबर 0। तो x² प्लस 12 माइनस 11, क्योंकि वो 2 संख्या हमें प्राप्त हुई 12 और 11, गुणा से 132 और घटाने से 1। तो हल करेंगे तो x² प्लस x का गुणा करेंगे अंदर तो है 12x माइनस का 11x माइनस का 132 बराबर 0। इसमें कॉमन लेंगे फिर इसमें x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस 12, यहाँ पर कॉमन लेंगे माइनस का 11 तो x प्लस 12 बराबर 0। अब दोनों जगह x प्लस 12 कॉमन है और दूसरे कोष्ठक में बचेगा x माइनस 11, तो x प्लस 12 दोनों जगह है तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 12, x प्लस 12 कॉमन आ गया x माइनस 11, इससे तो मान आएगा नहीं, इससे मान निकल कर आ जाएगा। तो लिखेंगे जब x माइनस 11 बराबर 0 तो x बराबर 11, तो यहाँ से x का जो मान निकल कर आ गया बच्चों वो 11 आ गया। अब हमें वो संख्याएं निकालनी, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, जो पहली संख्या है वो x दी गई है, x मानी हम, तो x का मान क्या है 11, तो पहली जो संख्या है वो हो जाएगी 11। और जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या वो क्या हो जाएगी बच्चों x प्लस 1, तो x का मान हमने ज्ञात किया 11, 11 प्लस 1 बराबर 12, तो वो 2 संख्या हो जाएगी 11 और 12, तो यह हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से 17वां सवाल खत्म। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने सवालों को समझा, और भी कुछ सवाल रह गए हैं उनको भी हम खत्म कर देंगे अगले 1 या 2 क्लास में। और बस आप लोग बहुत ही अच्छे से समझते रहिए, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट को आसानी से समझाता चल रहा हूँ। यदि मैं चाहूँ तो बहुत फास्ट भी इन सवालों को हल कर सकता हूँ, लेकिन इसलिए स्पीड थोड़ी धीरे चल रही है जिससे आपको एक एक चीज़ समझ में आए। तो ज़्यादा सवाल लगाने से अच्छा है कि कम लगें, लेकिन वो हमें सभी सवाल बिल्कुल परफेक्ट समझ में आए, क्योंकि हमें सिर्फ सिलेबस कवर नहीं करना है, हमें सवालों को भी समझना है। तो इसीलिए चाहे कम सवाल हल हो, लेकिन वो जितने सवाल हल हों वो एकदम क्लियर समझ में आए। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।